Hello everyone. Welcome back to Syllabus Simplified. लास्ट क्लास में हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि ये इस पूरी सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है एंड इसलिए हमें इसको दो पार्ट में कवर करना था। तो आज हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का सेकंड पार्ट देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज की सीरीज़ को। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछली क्लास में क्या किया था। हमने पिछली क्लास में इंडस्ट्रियल रिलेशंस का बेसिक्स पढ़ा था। हमने थ्योरी देखी थी। हमने देखा था कि तीन पार्टीज जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन में वो कौन कौन सी होती है, स्टेट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। उसके अलावा हमने कुछ अप्रोचेस पढ़ी थी जैसे यूनिटरी, प्लूरलिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड इसके अलावा ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, गांधीयन अप्रोच, सोशल एक्शन अप्रोच, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हमने समझा था कि इस एक्ट का गोल क्या है। हमें कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसका रेजोल्यूशन कैसे करना है पीसफुल तरीके से। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे करना है उसके लिए हमने कुछ बॉडीज़ देखी थी जो हमने बहुत बेसिक में देखी थी, क्योंकि आज हम उसको डिटेल में करने वाले हैं। तो इस सेक्शन को हम आगे कवर करेंगे ही। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। उसकी वजह से स्ट्राइक्स हो सकती हैं, लॉकआउट्स हो सकते हैं। उसके अलावा हमने पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के बारे में पढ़ा था एंड प्रोहिबिटेड एक्शंस देखे थे हमने। और हमने देखा था कि कुछ तरह की स्ट्राइक्स जो होती हैं वो इलीगल होती हैं, जैसे गो स्लो स्ट्राइक या फिर स्टे इन स्ट्राइक। ठीक है। उसके अलावा हमने टर्मिनेशन के तरीके देखे थे, जिसमें आता है ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर। एंड हमने देखा था कि ये सब करने के लिए अगर किसी भी फैक्ट्री में 100 से ज़्यादा मजदूर काम करते हैं तो ऐसे एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। ये सब एक ओवरव्यू था जो हमने पिछली क्लास में किया था। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं एंड देखते हैं इसके आगे के प्रोविजंस। ये एक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप बिल्कुल अपना कंसंट्रेशन बना के एंड पूरा ध्यान से एक एक चीज़ सुनना। अगर आप कोई भी पार्ट मिस कर देंगे तो आपको आगे समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। एंड ट्रस्ट में ये एक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 2 से शुरुआत करते हैं। हमें पता है कि सेक्शन 2 क्या होता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का। पहली डेफिनेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मैं बताऊंगा भी नहीं अब क्या होती है, आपको पता ही होगा अब तक तो। सेकेंड डेफिनेशन इज अवार्ड। अवार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। बट अवार्ड का मतलब क्या होता है, देखो अवार्ड का मतलब ये वो अवार्ड नहीं है जैसे ऑस्कर अवार्ड वगैरह। यहाँ पर अवार्ड हम क्या किसको बोलते हैं कि अगर कोई भी कोर्ट है उसका जो डिसीजन आता है, जो फाइनल डिसीजन होता है, उसको हम अवार्ड बोलते हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड जो बाकी प्रोविजंस है वो हम आगे देखने वाले हैं। बट आपको अवार्ड का बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए, जो क्या है कि फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। उसके अलावा थर्ड डेफिनेशन इज एवरेज पे। तो एवरेज पे अगर कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे देखा जाता है। अगर हमें मंथली एवरेज पे निकालना हो तो उसके लिए हम किसका एवरेज निकालेंगे, पिछले 3 महीनों का। ठीक है, इस बात को याद रखना। अगर मंथली एवरेज निकालना हो तो पिछले 3 महीने का हम कैलकुलेट करते हैं एंड उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली हम 3 महीनों का एवरेज निकाल पाएंगे। अगर हमें वीकली पे एवरेज निकालना हो किसी भी एम्प्लॉय का तो हम उसके पिछले 4 वीक्स का एवरेज लेंगे। अगर हमें डेली एवरेज निकालना हो, अगर हमें डेली एवरेज पे निकालना हो तो उसके लिए हम 12 डेज लेंगे। ओके। तो ये 3 नंबर्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। मंथली के लिए 3 मंथ्स, वीकली के लिए 4 वीक्स एंड डेली के लिए 12 डेज। ओके। अगर आप इसको दो को याद रखेंगे, मंथली 3, वीकली 4, तो 3 टाइम्स 4 अगर आप करेंगे तो आप डेली निकाल पाएंगे जो है 12 डेज। ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री क्या होती है ये हम पहले भी देख चुके हैं, बट यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है तो यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में इस डेफिनेशन को लिखा गया है। एंड सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स भी हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है इंडस्ट्री की डेफिनेशन के लिए। तो ये एक्ट क्या कहता है कि इंडस्ट्री क्या होती है, कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा एक रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई जो मिलके क्या कर रहे हैं, मिलके प्रोडक्शन कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किस चीज़ का, गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है। ये तीन अगर चीज़ें हो रही हैं तो हम उसको इंडस्ट्री कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इसको कंसिडर करने के लिए हमें एक ट्रिपल टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है। ट्रिपल टेस्ट मतलब कि हमें ये देखना होता है कि जो कोई भी एक इंडस्ट्री है, कोई भी एक फैक्ट्री है या कोई भी एक इस्टेब्लिशमेंट है, हमें अगर देखना है कि वो इंडस्ट्री, उसको हम कंसिडर करेंगे कि या नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम 3 चीज़ें हम चेक करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, कॉपरेशन एंड सर्विस। अगर ये 3 चीज़ें अगर हम
उस फैक्ट्री पे या उस एस्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई कर पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हाँ वो इस इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आएगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली ट्रिपल टेस्ट क्या होता है वो हमें समझने की जरूरत नहीं है, वो इतना हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ इसके एक्सक्लूजन होते हैं, जैसे कि डिफेंस सर्विसेज ऑब्वियसली। इसके अलावा कुछ एक्सक्लूजन और होते हैं, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे स्पिरिचुअल सर्विसेज, उसको हम इंडस्ट्री की डेफिनेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर कुछ पर्टिकुलर केसेस में एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को भी हम इंडस्ट्री की डेफिनेशन में कंसिडर नहीं करते। ओके, तो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब क्योंकि नाम एक्ट का ही है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो एक्चुअल में डिस्प्यूट क्या होगा, हम किसको डिस्प्यूट मानेंगे, किसको डिस्प्यूट नहीं मानेंगे। अगर दो वर्कमैन चाय पी रहे हैं एंड चाय पीते पीते उनमें लड़ाई हो गई एंड बहुत ज़्यादा बहस हो गई, तो क्या उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानेंगे या फिर उनको हम पर्सनल डिस्प्यूट मानेंगे। तो ये सब कवर करता है कौन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेक्शन 2 के। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, ऐसा कोई भी डिस्प्यूट जो कनेक्टेड है किससे, एम्प्लॉयमेंट से, नॉन एम्प्लॉयमेंट से, टर्म से, या कंडीशन ऑफ लेबर से। ठीक है, अगर इन सब बातों के ऊपर डिस्प्यूट हो रहा है तो हम इस एक्ट के अंदर उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर आपको किस तरह से नौकरी दी जा रही है, आपके जो टर्म्स है, आपकी वेजेस क्या है, अब आपकी वर्किंग कंडीशन क्या है, ये सब। या नॉन एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको निकाला जा रहा है, तो उसके ऊपर जो आपकी कंडीशंस हो सकती हैं, उसके ऊपर अगर आपको कोई डिस्प्यूट होता है। उसके अलावा टर्म्स, आपको कितनी देर तक काम करना है, आपको क्या काम करना है, वगैरह वगैरह। एंड सेम विद कंडीशन ऑफ लेबर, अगर इन सब से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आएगा। अदरवाइज वो आपका एक किसी और तरह का डिस्प्यूट होगा, वो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं होगा। ओके, सेकेंडली, अगर डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए कितने लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। तो सेक्शन 2A क्या कहता है, एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट इज लीगली डीम्ड टू बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगर कोई एक पर्टिकुलर वर्कमैन को भी इलीगली निकाला जा रहा है तो वो भी उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मल्टीपल वर्कमैन को निकाला जा रहा है या फिर ट्रेड यूनियन के साथ कुछ बुरा हो रहा है तभी हम उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसिडर करेंगे। अगर एक सिंगल एम्प्लॉय के साथ भी कुछ गलत होता है, कुछ इलीगल डिसमिसल होता है या फिर कुछ भी होता है, तो उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन लॉकआउट, ये हमने लास्ट क्लास में देखा ही था। ये कौन कर सकता है, ये एम्प्लॉयर कर सकता है। क्यों कर सकता है, वो चाहता है कि उसके एम्प्लॉय उसकी बात माने एंड उनको काम ना करने दूं मैं, तो लॉकआउट एम्प्लॉयर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ये भी हमने देखा था। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या होती है, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो इंपॉर्टेंट होती है, जिनके रुक जाने से डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज कहाँ पर मेंशन है, फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। इन इंडस्ट्रीज के साथ क्या होता है, यहाँ पे स्ट्राइक और लॉकआउट करने के लिए एक नोटिस देना पड़ता है 6 वीक्स का, अदरवाइज नहीं देना पड़ता। तो इसलिए ये जो सर्विसेज होती हैं ये थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है, अब देखो यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था जो था अवार्ड, उसी तरह का एक और वर्ड है सेटलमेंट। ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये आपको याद रखने हैं, इनका डिफरेंस आपको याद रखना है। अवार्ड क्या होता है, जब कोई कोर्ट या कोई इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जब कोई अपना फैसला सुनाता है उसको हम बोलते हैं अवार्ड। सिमिलरली सेटलमेंट क्या होता है, देखो नाम में पता लग रहा है सेटलमेंट, यानी कि दो लोगों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट खुद से सॉल्व हो रहा है, तो अगर एम्प्लॉयर और वर्कमैन इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है और ये बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है चलो अपना डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सेटलमेंट। ठीक है, यहां पर कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहां पर सेटलमेंट कैसे हो रहा है, यहां पर डिस्प्यूट सॉल्व कैसे हो रहा है, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में खुद ही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो सारे सेक्शन लिखे हुए हैं ये हम दोबारा आगे से पढ़ेंगे डिटेल में, तब मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद स्ट्राइक, ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देख के आइए, अदरवाइज आपको आज वाला एक्ट समझने में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट इज वेजेस। अब देखो यहाँ पे वेजेस की डेफिनेशन में अगेन चेंज है, जैसे हमने पहले वेजेस की डेफिनेशन पढ़ी है, वहाँ पर यूजुअली क्या क्या आता है वेजेस की डेफिनेशन में, एक बेसिक पे आता है और एक डीए आता है, डियरनेस अलाउंस। लेकिन यहाँ पर वेजेस की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, डीए आता है, एचआरए भी आता है, एंड वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन, ये सब इसके अंदर कंसिडर होता है। इसके अंदर क्या नहीं आता है, इसके अंदर बोनस नहीं आता है, इसके अंदर पीएफ नहीं आता है, इसके अंदर पेंशन फंड नहीं आता है, जो पीएफ ही होता है एक्चुअली, इसके अंदर ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं आता, ग्रेचुटी नहीं आता, ये सब नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बेसिक पे और डीए के अलावा एचआरए भी जो है इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता आप इसको कैसे याद रखेंगे कि किस एक्ट में वेज की डेफिनेशन क्या है
एंड शायद यही प्रॉब्लम है जिस वजह से 3 जो लेबर कोड्स हैं वो आए गए हैं, पर ये फिलहाल इसकी डेफिनेशन है। उसके अलावा वर्कमैन, अब वर्कमैन क्या होता है, देखो यहाँ पे ये पुराना एक्ट है तो यहाँ पे वर्कर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे वर्कमैन लिखा हुआ है। तो इसके अंदर कौन कौन आता है, इसके अंदर कोई भी अगर पर्सन जो काम कर रहा है, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे वो परमानेंट हो, ठीक है, चाहे वो इंटर्न हो, चाहे वो मैनुअल लेबर हो, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो, वो सब इसके अंदर आते हैं। लेकिन इसमें कौन नहीं आता, इसके अंदर अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है मैनेजरियल कैपेसिटी में है, मतलब अगर कोई भी ऐसा वर्कमैन है जो किसी और को मैनेज कर रहा है, कोई सुपरवाइजरी पोजीशन पे है या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे है, वो वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आएगा, वो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी सुपरवाइजरी रोल पे है, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके अंडर और लोग काम करते हैं, वो और लोगों को ट्रेन कर रहा है या और लोगों को संभाल रहा है, तो ऐसा कोई भी सुपरवाइजर जो 10,000 पर मंथ से ऊपर की इनकम अर्न कर रहा है, वो वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि सपोज कोई पर्सन है जो 12,000 पे पर मंथ कमा रहा है, ठीक है, एंड वो भी एक वर्कमैन है, वो भी एक डेली वेज लेबर है, लेकिन उसके अंडर 2-3 लोग और हैं जो उसके अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो ये एम्प्लॉय है पर्टिकुलर, ये कोई मैनेजर बन जाएगा या फिर ये एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आ जाएगा, लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि ये एक्ट क्या कहता है कि ये जो है एक एक तरह से ये भी एम्प्लॉयर ही हो गया, क्योंकि ये और लोगों को मैनेज कर रहा है, ये और वर्कमैन को मैनेज कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा डिफेंस, पुलिस या प्रिजन सर्विसेज, इसमें जो लोग काम करते हैं ऑब्वियसली वो इसकी डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, एंड आप एक बार इनको देख लेना, डायरेक्टली क्वेश्चंस इनसे भी बन सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट इज वर्क्स कमिटी। ये वर्क्स कमिटी बहुत सिंपल है एंड बहुत इजीली आप समझ सकते हैं इसको। देखो वर्क्स कमेटी क्या होता है, एक ऐसी कमेटी जो कहाँ बनाई जाती है, जहाँ पे 100 या 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। सेकेंडली, इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, इसके अंदर मेंबर्स ऐसे होते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स। ठीक है। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ दोबारा से। देखो वर्क्स कमेटी क्या होती है, ये एक सिंपल सी एक ऐसी कमेटी होती है जो कहाँ बनाई जाती है, जहाँ पे 100 या 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। एंड इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली डे टू डे डिस्प्यूट सॉल्व करती है। मतलब ये वर्कमैन की बातें सुनती हैं, ये एम्प्लॉयर्स की बात सुनती हैं, और उनका काम क्या होता है कि अगर कोई छोटा मोटा इशू है तो वो डिस्प्यूट ना बने, वो छोटे लेवल पे ही सॉल्व हो जाए। ठीक है। जैसे आपको पता होगा कई सोसाइटीज़ होती हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, उसमें एक एक RWA होता है। ठीक है, आपने इस ये टर्म सुना होगा, RWA, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो पूरी सोसाइटी का ध्यान रखते हैं, जिनका काम होता है कि मेंटेन करना सब चीज़ों को। ठीक है। कोई भी अगर मान लो कोई XYZ पर्सन रहता है किसी घर में, एंड उसको अपने नेबर से प्रॉब्लम है, तो वो कोर्ट थोड़ी ना जाएगा, वो क्या करेगा, पहले अपनी हाउसिंग एसोसिएशन को कंप्लेंट करेगा। ठीक है। एंड वहाँ पे वो लोग आपस में बात करेंगे एंड सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो इसी तरह से वर्क्स कमेटी क्या होती है, एक ऐसी कमेटी होती है जहाँ पे एम्प्लॉय भी होता है, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉयर भी होता है, दोनों होते हैं इसके अंदर, मतलब वर्कमैन भी होगा और उसका मैनेजर भी होगा, और यहीं पर क्या होगा, इसके अंदर बात को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। इसके अंदर कितने मेंबर्स होने चाहिए वो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है एक्ट में, लेकिन एक बात क्या लिखी हुई है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं इस वर्क्स कमेटी में, वो हमेशा या तो इक्वल या ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है। या तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 10 हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स कितने होंगे इसमें, 10 या 10 से कम, 9, 8, 7 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 11 नहीं हो सकते। ठीक है। हमेशा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज़्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयर से। ठीक है। सेकेंडली, एमिटी होनी चाहिए, मतलब इनका काम क्या होता है कि गुड रिलेशंस को मेंटेन करना, यानी कि डिस्प्यूट को सॉल्व करना, डिस्प्यूट को सॉल्व क्या बल्कि डिस्प्यूट होने ही नहीं देना, क्योंकि अगर डिस्प्यूट बन जाता है तो हम उसके बाद आगे जो और हमारे पास बॉडीज़ हैं उनकी तरफ जाते हैं। अगर डिस्प्यूट नहीं होगा तो वो क्यों, वो वर्क्स कमेटी की वजह से। अब देखो रियल लाइफ में क्या होता है, वर्क्स कमेटी एक्चुअल में ज़्यादा काम नहीं कर पाती है। इनका काम जो होता है वो कौन रोक देता है, इनके काम को ओवरशैडो कौन कर देता है, वो है ट्रेड यूनियंस। ठीक है। ट्रेड यूनियंस बेसिकली अगर कोई भी इशू होता है तो वो अपने लेवल पे हैंडल करने के लिए उसको एक पूरे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल तक ले जाते हैं, एंड फिर वो यूजुअली डिस्प्यूट बन ही जाता है। बट कुछ केसेस में वर्क्स कमेटी वगैरह जो होती हैं वो अच्छा काम करती हैं, एंड इशू जो होता है वो डिस्प्यूट नहीं बनता। ठीक है।
अब हम समझते हैं आपके एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मशीनरी। यहाँ हमें ये समझना है कि अगर वर्क्स कमेटी अपना काम ठीक से नहीं कर पाई या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई जिससे जो इशू था वो बड़ा हो गया और वो एक डिस्प्यूट में बदल गया है, तो वो डिस्प्यूट को सॉल्व कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास इसी एक्ट में एक मशीनरी दी हुई है जो कहाँ मेंशन है, सेक्शन 4 से लेकर 9 में। ठीक है। अभी क्या होता है, देखो मैं आपको पहले बेसिकली इसका एक जिस्ट बता दूं। देखो इस फ्लोट चार्ट के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको जब कोई डिस्प्यूट आता है तो वो कैसे सॉल्व होता है। ठीक है। सबसे पहले तो हम सेक्शन 2 के अंदर चेक करते हैं कि क्या जो डिस्प्यूट आया है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है या नहीं। ठीक है। अगर वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, वो कंसिलिएशन ऑफिसर या कंसिलिएशन बोर्ड इनके पास जाता है। ठीक है। अभी आप इतना ही समझिए कि इनके पास जाता है। ये क्या होते हैं, कौन होते हैं, ये सब मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। आप पहले प्रोसेस समझिए। तो कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाता है या कंसिलिएशन बोर्ड के पास जाता है। ये लोग क्या करते हैं, ये सेटलमेंट कराने का ट्राई करते हैं। अगर सेटलमेंट हो जाता है तब तो बढ़िया, तब तो सब कोई दिक्कत ही नहीं है। सेटलमेंट हो जाता है, वो बाइंडिंग होता है, इन्फोर्सेबल होता है। एंड ये लोग जो होते हैं ये गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट भेज देते हैं, बोलते हैं सब बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने अपने घर चले गए हैं, सब सेटल्ड है। ओके। पर अगर सेटलमेंट नहीं होता तो क्या होता है, सेटलमेंट नहीं होता है तो एक फेलियर रिपोर्ट इन लोगों के द्वारा भेजी जाती है कहाँ पर, गवर्नमेंट को, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट समझ जाती है कि देखो इनसे तो नहीं हो पाया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैटर को कहाँ भेजना पड़ेगा, एडजुडिकेशन के लिए भेजना पड़ेगा। ठीक है। एडजुडिकेशन में कौन कौन होता है, उसके अंदर लेबर कोड होता है, या ट्राइब्यूनल होता है, या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल होता है, या जो नेशनल ट्राइब्यूनल होता है, ये सब होते हैं। वो कैसे होता है वो डिपेंड करता है कि जो मैटर है वो कितना बड़ा है या कौन सा मैटर है। फिर ये कोर्ट जो होती है इसके अंदर पूरी प्रोसीडिंग चलती है एंड ये लोग अपना फाइनली क्या इशू कर देते हैं, अवार्ड। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि अवार्ड कौन इशू करता है, कोर्ट इशू करता है। एंड ये जो अवार्ड होता है फिर ये फाइनली इन्फोर्सेबल होता है। ठीक है। एंड इसको इसके बाद हम बोल सकते हैं कि चलो डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व हो गया है। ठीक है। तो ये पूरी मशीनरी होती है। सबसे पहले डिस्प्यूट आता है, वो जाता है कंसिलिएशन ऑफिसर के पास, सेटलमेंट हो गया तो बढ़िया, नहीं तो गवर्नमेंट क्या करती है, बीच में आती है। गवर्नमेंट कहाँ भेजती है उसको, एडजुडिकेशन के लिए, यानी कि गवर्नमेंट कहाँ भेजती है उसको, बेसिकली कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में। एक अवार्ड वो दे देते हैं, अवार्ड यानी कि जो उनका फाइनल फैसला होता है। एंड वो जो होता है फिर वो फाइनल बाइंडिंग फैसला होता है। ठीक है। तो अब हम वापस जाते हैं अपने सेक्शंस पे। ठीक है। तो देखिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मशीनरी कैसे काम करती है। सबसे पहले जब कोई डिस्प्यूट आता है तो वो कहाँ जाता है, वो कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाता है। ठीक है। तो कंसिलिएशन ऑफिसर कौन होगा, ये एक तरह का मीडिएटर होगा। ठीक है। इसका काम क्या होगा कि दोनों की बातें सुनाइए, दोनों पक्ष की बातें सुने, वर्कमैन क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है। ठीक है। दोनों में से कौन सही है उनकी बात ज़्यादा मानी जाएगी। और कंसिलेशन ऑफिसर फिर क्या ट्राई करेगा कि वही मामला सॉल्व हो जाए, किसी तरह से सेटलमेंट हो जाए, दोनों जो है थोड़ा थोड़ा नेगोशिएट कर लें, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें एंड बात वहीं सॉल्व हो जाए। ये काम किसका होगा, कंसिलेशन ऑफिसर का। ठीक है। और कंसिलेशन ऑफिसर के पास एक क्या पावर होती है कि अगर वर्कमैन और एम्प्लॉयर ने कंसिलिएशन ऑफिसर के सामने सेटलमेंट के लिए एग्रीमेंट कर लिया तो वो सेटलमेंट बाइंडिंग होगा। ठीक है। लेकिन अगर ये लोग कंसिलिएशन ऑफिसर की बात मानने से मना कर देते हैं तो कंसिलिएशन ऑफिसर अपनी तरफ से कुछ फैसला नहीं सुना सकता। ये क्या करेगा, सीधा जाके गवर्नमेंट को बोलेगा कि देखो मैंने ट्राई किया था, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, अब अपने आप देखो। ठीक है। तो ये एक तरह का नॉन एडजुडिकेटिंग रोल है। एडजुडिकेटिंग बेसिकली क्या होता है, जो जजमेंट करते हैं, जजमेंट कौन करता है, कोर्ट्स करते हैं। ठीक है। तो ये नॉन एडजुडिकेटिंग रोल है, ये जजमेंट नहीं सुना सकता। ये ट्राई करेगा कि देखो बात मान ली तो सही है, नहीं तो मेरे बस की नहीं है, अब गवर्नमेंट देखेगी अपने आप। तो इसका काम क्या होगा लास्ट में, ये सेक्शन 12 के अंडर एक फेलियर रिपोर्ट सबमिट करेगा या सेटलमेंट रिपोर्ट जैसा भी है। अगर मान जाते हैं तो सेटलमेंट रिपोर्ट, नहीं मानते तो फेलियर रिपोर्ट। किसको सबमिट करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। कब तक सबमिट करेगा, विद इन 14 डेज। जब इसके पास मामला आता है उस दिन से लेके 14 डेज के अंदर इसको पूरा मामला भी सुलटाना है, दोनों से बातें सुननी है, अपना जजमेंट भी देना है, या जजमेंट नहीं बोलेंगे उसको, अपना डिसीजन देना है। एंड अगर वो डिसीजन मानते हैं तो भी गवर्नमेंट को बताना है, नहीं मानते तो भी बताना है। और कितने दिनों में बताना है, 14 डेज के अंदर। ठीक है। सेकेंड इज बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। अब ये क्या होते हैं, जैसे कंसिलिएशन ऑफिसर है, अब ऑफिसर कौन होगा, एक पर्सन होगा। लेकिन अगर किसी केस में ऐसा होता है, मान लो गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, जो डिस्प्यूट है वो थोड़ा बड़ा है,
एक बंदे से तो नहीं हो पाएगा। तो उस केस में क्या होता है, एक बोर्ड बना दिया जाता है। ठीक है, इस कंसिलिएशन बोर्ड में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, एक तो कौन होगा, एक तो चेयरपर्सन होगा इस बोर्ड का। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 चेयरपर्सन। इसके अलावा या तो 2 लोग होंगे साथ में, या 4 लोग होंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि जो डिस्प्यूट है वो कितना बड़ा है, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर डिस्प्यूट बड़ा होगा तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये जो टोटल लोग होते हैं सारे, एक चेयरमैन प्लस जो मेंबर्स हैं, इनको कौन नॉमिनेट करता है, इनको नॉमिनेट करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखो ना एम्प्लॉयर का रोल है ना एम्प्लॉय का रोल है, उनके लोग नहीं है ये गवर्नमेंट अपने आप खुद से डिसाइड करके मेंबर्स को चूज करती है। ठीक है, अगेन इनका रोल सेम होगा जो एक कंसिलिएशन ऑफिसर का रोल था, कि ये सेटलमेंट कराने का ट्राई करेंगे, दोनों की बातें सुनेंगे, दोनों को बोलेंगे कि यार बात सुन लो, क्यों मामले को बढ़ाना है फालतू में। ठीक है, ये थोड़ा नेगोशिएट करेंगे और उन दोनों को बोलेंगे कि थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ठीक है, इनका काम बस यही होगा। ये भी बाइंडिंग डिसीजन नहीं दे सकते, अगर सेटलमेंट होता है तो बाइंडिंग होगा, अगर सेटलमेंट नहीं होता तो बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, खुद से नहीं बोल सकते ये कुछ भी। और अगेन इनको भी एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। कंसिलिएशन ऑफिसर सिंगल बॉडी होती है, तो इसलिए उसके पास सिर्फ 14 डेज का टाइम होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये ज़्यादा लोग हैं, इसका मतलब बड़ा डिस्प्यूट है, तो इनके पास 2 महीने का टाइम होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। अभी थर्ड बॉडी है एक और। ये क्या होता है, ये तो बिल्कुल ही अलग बॉडी है, ये एक फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है। ये ना तो सेटलमेंट कराएगी ना ये एडजुडिकेट कराएंगे, इनका काम कुछ भी नहीं है। इनका काम ये है कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, जैसे सीआईडी है बेसिकली ये एक इंडस्ट्री का। इनका काम क्या होगा कि ये जाएंगे इंडस्ट्रीज में जहाँ पे भी डिस्प्यूट चल रहा है, वहाँ पे जाके वर्कमैन से बात करेंगे, एम्प्लॉय से बात करेंगे, एम्प्लॉयर से बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। एंड फाइनली अपनी एक रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को सबमिट कर देंगे कि ये हमने देखा है, इस वजह से डिस्प्यूट हुआ होगा, ये हमें करना चाहिए और ये स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आगे से डिस्प्यूट्स ना हो। ठीक है, ये सब काम किसका होगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का। ये सेटलमेंट कराने का ट्राई नहीं करेंगे, ना ही ये अपना कोई फैसला सुनाएंगे। ये बस जाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। ठीक है, इनके पास टाइम कितना होता है, 6 महीने का टाइम होता है। जिस दिन से इनको बोला जाता है कि आपको फैक्ट फाइंडिंग करनी है, उस दिन से लेके 6 महीने का टाइम आप इनके पास होता है। उसमें इनको ये सब करना होता है, रिपोर्ट बनानी होती है और सबमिट करनी होती है गवर्नमेंट को। ओके, नेक्स्ट अब बात आ जाती है एडजुडिकेशन की। अब हम बात करते हैं जुडिशियल मैटर्स की। ठीक है, जो सबसे पहला जिसमें क्या है, सेक्शन 7 के अंदर लेबर कोड्स। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कंसिलिएशन के लिए जाता है। कंसिलिएशन मतलब होता है बेसिकली बातचीत करना, प्यार से बैठ के बात करना कि चलो डिस्प्यूट है, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो तरीके हैं ये उसके हैं, पहले डिस्प्यूट सॉल्व करने का ट्राई किया जाएगा। अगर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता है तो फिर मामला कहाँ चला जाता है, कोर्ट के पास। ठीक है, जैसे लेबर कोर्ट्स होते हैं, लेबर कोर्ट कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर स्टेट इंडस्ट्रीज हैं तो उसके लिए जो लेबर कोर्ट्स बनाए जाएंगे वो किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इनका काम क्या होगा, ये भाई जैसे कोर्ट्स चलते हैं नॉर्मली, डिस्प्यूट सुनेंगे, उनके ऊपर जो फैसला होगा वो अपना सुनाएंगे, एंड जो फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा। ठीक है, अगर कोर्ट ने बोला है कि एम्प्लॉयर चाहता है 9 की जगह 10 घंटे काम करो, तो 10 घंटे करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी लेबर कोर्ट का फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा। ठीक है, एंड लेबर कोर्ट्स कौन से फैसले सुनता है, लेबर कोर्ट सुनता है सेकंड शेड्यूल के मैटर्स। ठीक है, इस एक्ट के अंदर मैं आपको यहाँ पे पहले एक बार ब्रीफ में बता दूं, इस एक्ट के अंदर टोटल 5 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, उसमें से 5 शेड्यूल में क्या है वो हम आगे कवर करेंगे। बट जो सेकंड शेड्यूल में क्या है, कुछ मैटर्स लिखे हुए हैं, वेज रिलेटेड मैटर्स हैं और बहुत सारे मैटर्स हैं। उन सब के ऊपर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कौन सुनेगा, तो वो लेबर कोर्ट सुनेंगे। ठीक है, तो लेबर कोर्ट्स का काम क्या होगा, ये वो सारे मैटर्स में आएगा जहाँ पे छोटा मैटर है या फिर स्पेसिफिक मैटर है किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को लेके, या 2 लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो वहाँ पे सॉल्व करने के लिए, एडजुडिकेट करने के लिए कौन आएगा, लेबर कोर्ट आएगा। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। अब क्या होगा, लेबर कोर्ट थोड़ा छोटा मैटर सॉल्व करने के लिए है। अगर थोड़ा इंडस्ट्री लेवल पे हो जाता है, थोड़ा बड़ा मैटर हो जाता है, तो कौन आएगा, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल आएगा सेक्शन 7A के अंडर। इनको भी कौन अपॉइंट करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या होगा, ये भी बाइंडिंग अवार्ड देंगे, मतलब इन्होंने भी जो फैसला सुना दिया वो सुना दिया। ठीक है, ये कौन से मैटर सुनते हैं, सेकंड और थर्ड शेड्यूल के मैटर सुनते हैं। ओके, सेकंड और थर्ड शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में क्या है पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारे मैटर्स हैं जो सेकंड शेड्यूल के अंदर आते हैं, एंड थर्ड शेड्यूल में जो है वो ये वाले मैटर्स आते हैं।
तो लेबर कोर्ट जो है वो सिर्फ सेकंड शेड्यूल के मैटर्स सुन सकता है, लेकिन इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जो है वो सेकंड और थर्ड दोनों शेड्यूल के मैटर्स सुन सकता है। ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ इसके अंदर कि ये थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है इनका, ये थोड़ा ज़्यादा फैसले सुन सकते हैं, एंड थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट होता है तो यहाँ पर आते हैं। ओके। नेक्स्ट इज नेशनल ट्राइब्यूनल। अब नेशनल ट्राइब्यूनल क्या होते हैं? जो सबसे बड़ी बॉडी होगी, सबसे हायर लेवल बॉडी होगी, एंड इसको कौन अपॉइंट करेगा? क्योंकि ये नेशनल ट्राइब्यूनल है तो कोई स्टेट अपॉइंट नहीं कर सकता, इसको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। ठीक है। ये हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है किसके लिए? नेशनल इंपॉर्टेंस के डिस्प्यूट्स सॉल्व करने के लिए। सपोज कोई रेलवेज डिपार्टमेंट में कोई डिस्प्यूट आता है तो वो कहाँ जाएगा? वो सीधा नेशनल ट्राइब्यूनल के पास जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई मल्टी स्टेट या नेशनली सिग्निफिकेंट डिस्प्यूट होता है तो वो कहाँ आता है? नेशनल ट्राइब्यूनल के पास, जो कहाँ मेंशन्ड है? सेक्शन 7B में। ओके। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा बेसिक कि रेजोल्यूशन कैसे होता है कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है उसका। पहले इन लोगों के पास आता है जो कंसिलिएशन करने का ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता तो उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है, एंड कोर्ट की हायरार्की कुछ इस तरह से होती है। लेबर कोर्ट में जाता है पहले मामला, अगर वो सेकंड शेड्यूल से रिलेटेड है। अगर सेकंड या थर्ड का है और बड़ा मैटर है तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। अगर नेशनल लेवल का मैटर है तो नेशनल ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। एंड ऑब्वियसली अगर इसके फैसले से आप खुश नहीं है तो आप रिट पिटिशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सी रिट होती है, एंड हाई कोर्ट के लिए जो रिट होती है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है इन दोनों की। इसके अलावा जो कुछ बातें हमें और याद रखनी है, ये जो अथॉरिटीज ऊपर मेंशन है इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। ठीक है। जैसे लेबर कोर्ट होता है, ये एक तरह से सिविल कोर्ट की तरह ही काम करता है। ये डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, ये किसी को भी कोर्ट में हाजिर होने के लिए बोल सकता है। ठीक है। इसके पास वो सारी पावर्स होती हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास आमतौर पर होती हैं। इसके अंदर जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं जो भी हमने देखे, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, इन सब के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो यूजुअली कौन होता है? जो एक हाई कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन रखता है, या तो वो हाई कोर्ट जज रह चुका है, या फिर उसके पास वो सेम क्वालिफिकेशन है जो एक हाई कोर्ट जज के पास होती है, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या होती है। तो यहाँ पर जो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे उनकी मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होगी? 65 ईयर्स। ओके। इस बात को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 65 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज फॉर presiding officer of labor court tribunal or a national tribunal. Okay. Next we will talk about section 9A, which is change in service conditions. ये क्या बात कर रहा है बेसिकली कि अगर एम्प्लॉयर को कुछ चीज़ें चेंज करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसमें बदलाव करना है, तो वर्कर्स को नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिनों का? 21 दिनों का। ठीक है। कौन कौन सी बातों में बदलाव करना है? अगर मान लो उसको वेजेस बढ़ाने हैं या घटाने हैं, ठीक है। अगर उनका कंट्रीब्यूशन जो है प्रोविडेंट फंड का वो चेंज करना है, या फिर आवर्स ऑफ वर्क बढ़ाने हैं, या रेस्ट इंटरवल में कुछ चेंज करना है, इनमें कुछ भी चेंज करना है, या लीव विद वेजेस एंड हॉलीडेज, इनमें से कुछ भी अगर चेंज करना है, ठीक है। ये सब कहाँ मेंशन है? ये फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है। तो एम्प्लॉयर को 21 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। अगर उससे पहले वो इसमें चेंज कर ले तो वो नोटिस क्या होगा? इलीगल रहेगा। ओके। तो ये बहुत सिंपल सी चीज थी, चेंज इन सर्विस कंडीशन, सेक्शन 9A। कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा? 21 डेज का। एक सिंपल सा एमसीक्यू बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि 21 जो है थोड़ी ऑड डे है। यूजुअली 14 डेज होता है, या 30 डेज होता है, 2 मंथ्स होता है। तो अगर चेंज इन सर्विस कंडीशन है इसके लिए 21 डेज का नोटिस है, इसको आपको याद रखना है। ओके। नेक्स्ट इज ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी, सेक्शन 9C। जैसे वर्क्स कमेटी होता है ना, जो हमने पढ़ा ऊपर सेक्शन 3 में, उसी तरह की एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी होती है। इसका काम क्या होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो इंटरनली सॉल्व हो जाए, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाए। ये कहाँ कहाँ बनाई जाती है? जहाँ पर किसी भी फैक्ट्री में 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। फैक्ट्री नहीं बोलूंगा मैं, इंडस्ट्री बोलूंगा। किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, 20 या 20 से ज़्यादा, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कमिटी मेंबर इक्वल होते हैं। ठीक है। यहाँ पर जितने एम्प्लॉयर हैं उतने ही वर्कमैन होने चाहिए। वर्क्स कमेटी के केस में हमने देखा था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयर, बट यहाँ पे दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके। टोटल कितने मेंबर्स होने चाहिए? मिनिमम 4 मेंबर्स होने चाहिए, एंड मैक्सिमम 6 होने चाहिए। तो अगर आपको पता है कि दोनों इक्वल हैं तो टोटल कितने हो सकते हैं? या तो 4 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं, क्योंकि 5 के केस में तो इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो 4 या 6 मेंबर्स हो सकते हैं इसके। ठीक है। इसके अलावा इसकी एक कंडीशन और भी है जो यहाँ नहीं लिखी है, कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में विमेन एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे एक विमेन मेंबर भी होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है। इनका काम क्या होगा? ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं सुनते, ये इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस देखते हैं। ठीक है।
मान लो किसी एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉयर जो है वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, उसको उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है कुछ, या कोई एम्प्लॉय जो है वो वर्क प्लेस हरासमेंट से गुजर रहा है। ऐसे केसेस के अंदर इसका रोल आता है ग्रीवेंस रिड्रेसल कमीशन का। ठीक है। एंड इसका जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? जो ये मेंबर्स हैं, ये 4 मेंबर्स या 6 मेंबर्स, इनमें से ही कोई एक होगा। अब इसमें कौन कौन है? या तो एम्प्लॉयर है या वर्कमैन है। तो पहले कौन बनेगा? पहले चेयरमैन बनेगा या तो एम्प्लॉयर, फिर वर्कमैन, फिर एम्प्लॉयर, फिर वर्कमैन। बेसिकली क्या होगा, रोटेशनल बेसिस पे इसका जो चेयरमैन है वो बदलता रहेगा। ठीक है। तो अगर कोई भी वर्कमैन है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली कोर्ट नहीं जाएगा वो, पहले उसको कहाँ आना पड़ेगा? पहले उसको इस कमेटी के पास आना पड़ेगा। किस कमेटी के पास? ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। ठीक है। अगला, रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स। ये क्या कहता है? बेसिकली ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, स्पेशली अगर कोई पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो लेबर कोर्ट में कब जाएगा, कैसे जाएगा? उसका पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है अपने एम्प्लॉयर से, कोई डिस्प्यूट है, तो मैं डायरेक्टली लेबर कोर्ट नहीं जाऊंगा, मैं उसको लेके जाऊंगा अपने एम्प्लॉयर के पास या ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के पास या अपने ट्रेड यूनियंस के पास। मेरी तरफ से वो लड़ेंगे या मेरी तरफ से वो बात करेंगे। अगर मामला सॉल्व नहीं होता तो गवर्नमेंट के पास वो रिपोर्ट जाएगी एंड गवर्नमेंट फिर उसको लेबर कोर्ट में रेफर करेगी। ठीक है। एंड कोर्ट कौन सा सेलेक्ट किया जाएगा, कि लेबर कोर्ट होगा या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल होगा? वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा कि वो मैटर शेड्यूल 2 का मैटर है या शेड्यूल 3 का मैटर है। ठीक है। इन कोर्ट्स के पास क्या पावर है? सिविल कोर्ट की पावर्स है, ये हमने ऊपर भी देखा था। ठीक है। लीगल प्रैक्टिशनर्स अलाउड विद म्यूचुअल कंसेंट एंड अथॉरिटीज परमिशन। अगर कोई भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई इस कोर्ट में जा रहा है, तो वो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर चूज कर सकता है, यानी कि एक लॉयर के साथ वो जा सकता है। ठीक है। ये इसका एक तरह से रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स में दिया हुआ है सेक्शन 10 से 12 के अंदर। 12 के अंदर क्या दिया हुआ है यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट 12 के अंदर किसकी बात की गई है? 12 के अंदर कंसिलिएशन ऑफिसर्स की बात की गई है। आपको सेक्शंस याद नहीं रखने हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ और ना ही मैं अलग से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कंसिलिएशन ऑफिसर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। सेक्शन 10A बात करता है वॉलंटरी आर्बिट्रेशन की। ठीक है। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन क्या होता है? देखो, जैसे कोई डिस्प्यूट हुआ एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, अब वो क्या करेगा? डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाएगा। अब मान लो ऐसा होता है कि वर्कमैन और एम्प्लॉयर को वो कंसिलिएशन ऑफिसर पसंद नहीं है। ठीक है। या उन्हें लगता है कि कंसिलिएशन ऑफिसर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड है, तो ये कंसिलिएशन ऑफिसर फेयर नहीं होगा, ये थोड़ा सा बायस्ड होगा। तो ऐसे केस में वो क्या कर सकते हैं? वो अपने पसंद का एक, दोनों मिल के डिसाइड करके एक इंडिपेंडेंट पर्सन चूज कर सकते हैं, जो क्या काम करेगा? जो दोनों का मैटर को सॉल्व कराने का काम करेगा। और उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेटर। ठीक है। तो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन का मतलब क्या हुआ? वॉलंटरी मतलब खुद से, वो लोग खुद से जा रहे हैं एंड खुद से एक पर्सन चूज करके ले आए कि देखो तुम यहां बैठो, हमारे बीच लड़ाई हुई है, उसको सॉल्व करवाओ। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या है? पहली बात तो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए कि देखो हम एक आर्बिट्रेटर लेके आने वाले हैं अपना मैटर सॉल्व करने के लिए। अगर मामला कोर्ट में जा चुका है, अगर मामला लेबर कोर्ट में जा चुका है, तब ये सब नहीं कर सकते तुम। तुम्हें अगर ये सब बुद्धि दौड़ानी है तो पहले करना पड़ेगा। जब लेबर कोर्ट में एक बार मामला चला गया, उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट्स का जो डिसीजन आएगा वो तुम्हारे ऊपर बाइंडिंग होगा। ठीक है। तो उससे पहले अगर तुम चाहो तो आर्बिट्रेटर लाके अपना मैटर सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कि जो आर्बिट्रेटर होगा वो कौन होगा? वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड नहीं होगा। ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये आर्बिट्रेटर कौन होगा? ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा एंड ये दोनों की सहमति से बनाया जाएगा। अगर दोनों पार्टीज को एग्रीड होगा कि हाँ इस पर्सन को हमें आर्बिट्रेटर बनाना है, तो वो आर्बिट्रेटर बनाया जाएगा। एंड उस एग्रीमेंट की कॉपी जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को और कंसिलिएशन ऑफिसर को सेंड करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो गवर्नमेंट का रोल आता है वहां पे। लेकिन ये लोग पहले ही कह रहे हैं कि देखो हमें गवर्नमेंट का रोल नहीं चाहिए, हम खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो हम कंसिलिएशन ऑफिसर को और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये पहले से ही बता रहे हैं कि आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप देख लेंगे अपना मैटर। ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक डाउनसाइड ये है कि आर्बिट्रेटर को एक अवार्ड देना ही होता है लास्ट में। आर्बिट्रेटर को एक फैसला सुनाना पड़ता है। कंसिलेशन ऑफिसर की तरह ऐसा नहीं है कि ये बोल दे कि हमसे नहीं हो पाया। ये इसको अपना एक फैसला सुनाना पड़ता है जो लीगली बाइंडिंग होता है। जब एम्प्लॉयर और वर्कमैन अपनी पसंद से एक पर्सन लेके आए हैं कि तुम हमारा मैटर सॉल्व करवाओगे, तो उनको उसका फैसला मानना भी पड़ता है। ठीक है। तो ये एक तरह से ऐसा फैसला होगा जैसे एक कोर्ट का डिसीजन आता है, जो लेबर कोर्ट का या ट्राइब्यूनल का जो अवार्ड होता है, सेम तरीके का डिसीजन जो होता है वो आर्बिट्रेटर सुना सकता है।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वॉलंटरी आर्बिट्रेशन जो है, ये दोनों के बीच का एक तरह से हम बोल सकते हैं, ना ये एडजुडिकेशन है ना ये कंसिलिएशन है, ये एक मिडिल पाथ है जहाँ पे कोर्ट की तरह फैसला आ रहा है बट प्रोसीडिंग कॉन्सिलिएशन ऑफिसर की तरह हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमें याद रखनी है, यूपीएससी शायद पूछ सकता है इसमें से, अगर आप याद रख पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी कोर्ट का कोई डिसीजन आता है जिसको हम अवार्ड बोलते हैं, तो गवर्नमेंट को उसे 30 डेज के अंदर पब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, ये पब्लिश क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब कोई पर्टिकुलर डिसीजन आता है तो वो सिर्फ उन इंडस्ट्रीज पे अप्लाई नहीं होता, वो सारी इंडस्ट्रीज पे अप्लाई होता है। ठीक है, इंडिया में जितने भी जगह पे वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज हैं, अगर वहां पर भी सिमिलर तरह का कोई डिस्प्यूट आता है तो वहां पर भी वो सेम डिसीजन एप्लीकेबल होगा। इसलिए ये जो डिसीजन है उसको 30 डेज के अंदर गवर्नमेंट को पब्लिश करना पड़ता है। एंड आफ्टर 30 डेज ये अवार्ड जो होता है वो लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता है। मतलब अगर चाहे तो पहले से भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम कुछ भी ना करो, अगर गवर्नमेंट कुछ भी ना करे, तो 30 डेज के बाद ऑटोमेटिकली वो डिसीजन जो होता है वो ऑटोमेटिकली इन्फोर्स हो जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मान लो किसी इंडस्ट्री में 8 आवर वर्किंग टाइम था एंड उसको एम्प्लॉयर ने बढ़ा के 10 आवर्स कर दिया। अब वर्कर्स उससे खुश नहीं थे, उन्होंने डिस्प्यूट किया एंड लेबर कोर्ट का एक डिसीजन आया। उन्होंने बोला एक काम करो, ना तुम्हारी इसको 9 आवर्स कर दो। ठीक है, 20 का टाइम। तो अभी 9 आवर्स जो वर्किंग आवर्स हुए हैं, ये कब से इन्फोर्सेबल होगा, मतलब कब से उनको 9 आवर्स काम करना पड़ेगा? पहले तो जो डिसीजन आया है उसके 30 डेज के अंदर गवर्नमेंट उसको पब्लिश करेगी। ठीक है, मान लो 3 दिन बाद ही कर दिया, उसके बाद 3 दिन के बाद अगर उसमें डेट लिखी होगी कि ये इस दिन से एप्लीकेबल होगा 30 डेज के अंदर, तो ठीक है, अदरवाइज 30 डेज के बाद ये ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। 30 डेज के बाद ये 9 आवर्स वाली लिमिट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडली, बाइंडिंग नेचर ऑफ सेटलमेंट। यहां पर हम बात कर रहे थे, ये जो इन्फोर्सेबिलिटी की बात थी ये अवार्ड की बात कर रहे थे, यहां हम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर से याद कीजिए, सेटलमेंट कौन देता है? सेटलमेंट देता है कंसिलिएशन ऑफिसर के सामने, एंड अवार्ड कौन देता है? कोर्ट्स देते हैं। ठीक है, तो बाइंडिंग किस पे होता है? ये सब पार्टीज पे होता है। अब देखो यहां पर एक चीज होती है, ये जो सेटलमेंट होता है ये दो टाइप का होता है, या तो वो कंसिलिएशन वाला सेटलमेंट हो सकता है या प्राइवेट में सेटलमेंट हो सकता है। ठीक है, सपोज करो दो लोग हैं एक्स और वाई, ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉई है, इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था। ठीक है, इन्होंने कंसिलिएशन वाला जो रास्ता था वो चूज किया। अब कंसिलिएशन का जो डिसीजन आएगा जिसको हम सेटलमेंट बोलेंगे, जब इनके बीच में सेटलमेंट होगा एंड जो डिसीजन होगा वो सिर्फ इन दोनों पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सब लोगों पे एप्लीकेबल होगा जितने भी इंडस्ट्रीज में होंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये लोग प्राइवेट में सेटलमेंट करते हैं तो जो डिसीजन होगा वो सिर्फ इन दोनों पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये आई होप आपको क्लियर होगा। ये दोनों जो इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है ये आपको याद रखने हैं। अगर कंसिलिएशन के थ्रू एग्रीमेंट हुआ है तो इट बाइंड्स ऑल करंट एंड फ्यूचर वर्कमैन। ठीक है, जितने भी उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लोग और आने वाले जितने भी काम करेंगे सब पे वो डिसीजन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये डिसीजन कब तक वैलिड रहेगा? ये मिनिमम 6 मंथ्स तक वैलिड रहेगा। और उसके बाद कब तक वैलिड रहेगा? 6 मंथ्स तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। एंड उसके बाद क्या होगा? ये परपेचुइटी में हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। बट अगर किसी एक को इसमें प्रॉब्लम है तो 2 महीने का नोटिस देके इसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है, इसका क्या मतलब? सपोज मार्च में कोई डिसीजन आया सेटलमेंट का, तो मिनिमम सितंबर तक तो ये डिसीजन वैलिड रहेगा। उसके बाद आगे भी हमेशा ही रहेगा, लेकिन अगर कोई चाहे 2 महीने का नोटिस देके इसको डिसीजन को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो वो सेटलमेंट क्या होगी? वो रिवोक हो जाएगी एंड फिर से जो पहले वाले टर्म्स है या तो वो आ जाएंगे या फिर वो डिस्प्यूट दोबारा से अराइज हो जाएगा। ठीक है, जो भी होगा। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अवार्ड। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जो सेटलमेंट का ड्यूरेशन है वो 6 मंथ रहता है मिनिमम, उसी तरह से अवार्ड का जो डिसीजन है वो 1 साल तक ऑपरेशन में रहता है। ठीक है, एंड अगेन ये भी दोनों में से कोई भी पार्टी 2 मंथ्स का नोटिस देके इसको कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखनी है। सेटलमेंट 6 मंथ्स तक वैलिड रहता है मिनिमम, और अवार्ड 1 साल तक वैलिड रहता है मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट इज कुछ की टर्मिनेशन रूल्स एंड टाइमलाइंस। कॉन्टिन्यूस सर्विस हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, हमने पहले ग्रेचुटी वाले एक्ट में भी देखा था। उसके अलावा कुछ जनरल टर्मिनेशन रूल्स ये भी हम पहले देख चुके हैं कि नोटिस देना पड़ता है हमें कितना, अगर टर्मिनेट किया जा रहा है तो 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, अगर 100 से कम वर्कर्स है तो कंपनसेशन कितना देना पड़ता है? 15 डेज का एवरेज पे कंपनसेशन देना पड़ता है। एंड जो रूल अप्लाई होता है वो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, अब कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं टर्मिनेशन के लिए जो 100 और मोर वर्कमैन वाले एस्टैब्लिशमेंट्स पे अप्लाई होते हैं। ठीक है,
जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी 100 या 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पे एक तो डायरेक्टली कोई भी एम्प्लॉयर टर्मिनेट या ले ऑफ नहीं कर सकता, उसको पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। मान लो किसी एम्प्लॉयर को ले ऑफ करना है और उसके पास 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो पहले तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परमिशन लेने जाएगा। ठीक है। अगर उसने परमिशन नहीं ली तो वो इलीगल मानी जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट के पास एक लिमिट होती है कि गवर्नमेंट को 60 डेज के अंदर अपना फैसला सुनाना है। अगर गवर्नमेंट ने 60 डेज के अंदर उस एम्प्लॉयर को रिप्लाई नहीं किया, तो एम्प्लॉयर ऐसा मान सकता है कि मैं ले ऑफ कर सकता हूं। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि तुम्हारी चुप्पी में ही तुम्हारी हाँ है, तो वही बात यहां पर है। गवर्नमेंट ने अगर कुछ नहीं बोला तो एम्प्लॉयर ऐसा एज्यूम कर सकता है कि हाँ, मतलब गवर्नमेंट एग्रीड है इस बात से। सेकंड इज रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट के लिए क्या होता है? अगेन यहाँ पे एम्प्लॉयर को पहले नोटिस देना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पूछेगा पहले भाई कि मैं रिट्रेंच करना चाहता हूँ, करूँ या नहीं करूँ। वर्कमैन को 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा था कि 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, लेकिन ये किसके लिए था? जहाँ पे 100 से कम लोग काम करते हैं। ठीक है। पर अगर 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो ऐसे केस में 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, जो एप्लीकेशन है वो 3 महीने की रहेगी। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट को 2 महीने के अंदर अपना फैसला सुनाना था, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास 3 महीने का टाइम होगा। अगर गवर्नमेंट ने 3 महीने में हाँ बोल दी तो भी वो कर सकता है, ना बोल दी तो नहीं करेगा, और अगर कुछ नहीं बोला तो हाँ माना जाएगा एंड एम्प्लॉयर रिट्रेंच कर सकता है। ठीक है। क्लोजर के लिए अगेन 90 डेज का टाइम है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से 90 डेज की परमिशन मांगी जाएगी, 90 डेज पहले परमिशन मांगी जाएगी, आई एम सॉरी। अगर गवर्नमेंट ने 60 डेज के अंदर रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो अगेन उसको हाँ कंसिडर करके एम्प्लॉयर अपनी फैक्ट्री को, अपने स्टैब्लिशमेंट को बंद कर देगा। ठीक है। और कंपेंसेशन कैसे देगा? जो रिट्रेंचमेंट वाला कंपेंसेशन होता है, ठीक है, वो उसको प्रोवाइड कर देगा। अब कुछ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के बारे में बात की जा रही है। ये आपकी जो प्रैक्टिसेस है वो कहाँ मेंशन्ड है? ये 5th शेड्यूल में मेंशन्ड है। ठीक है। जो 5th शेड्यूल है वो आपका इस बारे में बात करता है। इसके अंदर क्या क्या होगा? बेसिकली अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का क्या मतलब होता है? ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जो अनफेयर हो, नाम से पता लग रहा है। ठीक है। जैसे कि कोई एम्प्लॉयर है, वो किसी ट्रेड यूनियन के काम में दखल अंदाजी कर रहा है। ठीक है। ट्रेड यूनियन को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने देगा, या किसी पर्सनल ग्रज के कारण किसी वर्कमैन को निकाल दिया। ठीक है। ये क्या होगा? ये एम्प्लॉयर की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगी। लेकिन अनफेयर प्रैक्टिसेस सिर्फ एम्प्लॉयर नहीं, लेबर भी कर सकता है, वर्कमैन भी कर सकते हैं। तो वर्कमैन की क्या प्रैक्टिस होगी कि दूसरे वर्कमैन को धमकाना, या फिर इलीगल गो स्लो स्ट्राइक करना। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि गो स्लो स्ट्राइक जो होती है ये इलीगल होती है। ठीक है। पिकेटिंग करना, पिकेटिंग का क्या मतलब होता है कि घेराबंदी करके और दूसरों को भी काम नहीं करने देना। ठीक है। ये अगर करता है कोई भी वर्कमैन, तो वो क्या होगा? अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के अंडर कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा प्रोटेक्टेड वर्कमैन सेक्शन 33, ये क्या बात करता है कि अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, और वो डिस्प्यूट लेबर कोर्ट में है या कंसिलिएशन ऑफिसर के पास है, तो ऐसे टाइम पे एम्प्लॉयर अपनी बात मनवाने के लिए या फिर वर्कमैन पे प्रेशर डालने के लिए उसके टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि पहले 8 घंटे काम करवा रहा था एंड उससे पर्सनल अपनी ग्रज निकालने के लिए या फिर गुस्सा निकालने के लिए उसको बोले कि कल से 12 घंटे काम करना है। तो जब तक मामला कोर्ट में चल रहा है या कंसिलेशन ऑफिसर के पास है, उसकी कंडीशंस ऑफ सर्विस को चेंज नहीं किया जा सकता। ओके। नेक्स्ट कुछ पेनल्टीज की बात की जा रही है, ये आप एक बार पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है। ये जो फिगर्स हैं वो आप याद रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। वर्कर के लिए इलीगल स्ट्राइक के ऊपर कितना फ़ाइन है? 50 रुपीज़ फ़ाइन है। एम्प्लॉयर के ऊपर 1000 रुपये का फ़ाइन है लॉकआउट करने पे। ठीक है। इस तरह के यहाँ पे कुछ फाइन्स दे रखे हैं। अगर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होती हैं तो उसके ऊपर कितना फ़ाइन है। ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड पावर। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई भी डिफिकल्टीज आती है तो उसको रिमूव करने की पावर किसके पास होगी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास होगी। फिर कोई रूल्स अगर बनाने हैं तो कौन बनाएगी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है। बेसिकली जो डिस्प्यूट्स हैं वो स्मूथली सॉल्व हो, जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आसानी से चलें, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ भी रूल्स बना सकती है। वो यहाँ पर बस बात की जा रही है। अब हम बात करते हैं जो शेड्यूल्स लिखे हुए हैं पूरे एक्ट में, वो इंपॉर्टेंट है हमें जानने। पहला शेड्यूल क्या बात करता है? लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ठीक है। ये वो सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस तो बनाया जा चुका है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। इन इंडस्ट्रीज के साथ क्या होता है? हमें पता है कि यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, जैसे स्ट्राइक और लॉकआउट करने के लिए 6 वीक्स का नोटिस देना पड़ता है। ठीक है। तो इस पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख सकता हूँ
ट्रांसपोर्ट आता है यहाँ पे, हमने ये पहली क्लास में भी देखा था। ठीक है, इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई या बैंकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, सीमेंट है तो यहाँ पे कोल भी है, स्टील भी है, फूड स्टफ इंडस्ट्रीज हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, ये सब आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट आप सारी याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 30 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं इसके अंदर। तो ये सब आप एग्जैक्ट नंबर्स और एग्जैक्ट इंडस्ट्रीज आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, बट एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेकंड शेड्यूल। ये क्या बात करता है? ये वो वाले सारे मैटर्स हैं जिनके ऊपर अगर डिस्प्यूट होता है तो वो किसके पास जाएगा? वो लेबर कोर्ट्स के पास जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमें ये देखना है कि जो स्ट्राइक है वो लीगल है या नहीं है, या जो लॉकआउट है वो लीगल है या नहीं है। अगर कोई भी वर्कमैन है, उसको निकाला जा रहा है, उसको डिस्चार्ज किया गया है, उसको ले ऑफ किया गया है या ट्रेंच किया गया है, ठीक है, क्या वो लीगल है या नहीं है? ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जो हम आगे अगली क्लास में देखेंगे कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट क्या है। उसके अंदर जो भी रूल्स हैं उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, उन सब से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो वो कौन सुनेगा? वो लेबर कोर्ट सुनेंगे। या फिर ऐसा कोई भी डिस्प्यूट जो थर्ड शेड्यूल में मेंशन नहीं है, ओके, वो सारे डिस्प्यूट्स भी ऑटोमेटिकली सेकंड शेड्यूल के अंडर आएंगे। ओके, तो इसी के साथ हम बात करते हैं थर्ड शेड्यूल की। थर्ड शेड्यूल में हमने देखा था ये कौन से मैटर्स हैं जो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर अब थोड़े से वाइडर लेवल की बात हम करते हैं। जैसे हम यहाँ पे वेजेस की बात करते हैं कि वेजेस के अंदर, कि वेजेस को लेके अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, बोनस को लेके, प्रॉफिट शेयरिंग को लेके, लीव्स विद वेजेस एंड हॉलीडेज को लेके। ठीक है, या एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैटर है, क्लासिफिकेशन बाय ग्रेड्स। ठीक है, सपोज किसी भी फैक्ट्री में ग्रेडिंग सिस्टम है कि ग्रेड ए लेवल के एम्प्लॉय है, बी लेवल के हैं, सी लेवल के, डी लेवल के, एंड एम्प्लॉयर जो है वो उसमें चेंजेस करता है कुछ और वो अनफेयर है। तो इस तरह का अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के अंडर आएगा। ठीक है, क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो भी इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट इज फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल हमने देखा था ऊपर कि ये वो सारे मैटर्स हैं जिसके अंडर 21 डेज का नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे कि कंडीशन ऑफ सर्विस में अगर कोई चेंज आता है। ठीक है, ये सारे मैटर्स वो हैं जो कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड है। अगर इसमें कोई भी चेंज आता है तो एम्प्लॉयर को 21 डेज का नोटिस देना पड़ता है। जैसे कि आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट इंटरवल, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर, या रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, कितने टाइम की हॉलीडे देनी है, इस तरह के बहुत सारे मैटर्स हैं। अगर इनमें कुछ भी चेंज करना है तो एम्प्लॉयर को 21 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। एंड लास्ट इज फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में लिखी हुई है हमारी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये हमने देखा था ऊपर यहाँ पे, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस देखा था हमने, और हमने देखा था कि ये कहाँ मेंशन है, ये फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन है। तो अगर आप ये सारे शेड्यूल्स याद रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। आपको एक एक टर्म याद नहीं रखना, आपको एक एक जो लिस्ट है वो याद नहीं रखनी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कौन से शेड्यूल में कौन सी बात की गई है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 शेड्यूल्स। अब हम थोड़ा सा पूरा एक्ट रिवाइज करने के लिए एक बार हम इस टेबल के थ्रू हम रिवाइज कर सकते हैं। यकीन मानिए अगर आप ये टेबल याद रख सकें, एक बहुत सिंपल सा टेबल है, तो आप 1 से 2 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। मुझे जहाँ तक लगता है एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा। तो हमने देखा था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो 3 तरीके से सॉल्व हो सकता है। या तो वो कंसिलेशन ऑफिसर के पास जाए, या आर्बिट्रेशन के लिए जाए, या एडजुडिकेशन के लिए। ठीक है, कंसिलेशन ऑफिसर कौन होता है? जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होता है। अगर सिंगल पर्सन होगा तो वो ऑफिसर होगा, अदरवाइज हम उसको क्या बोलेंगे कि एक बोर्ड है कंसिलेशन का। इनका जो डिसीजन होता है वो नॉन बाइंडिंग होता है। ठीक है ना, और इनको बनाता कौन है? ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? बेसिकली इनको मैटर सॉल्व करवाना होता है, एंड अपनी सेटलमेंट रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती है, अगर सेटलमेंट हुआ है तो भी, नहीं हुआ तो भी। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन हमने देखा था वॉलंटरी आर्बिट्रेशन सेक्शन 10A में। ये कौन होता है? ये इसके अंदर मेन ऑफिसर आर्बिट्रेटर होता है, जो पार्टीज द्वारा चूज किया जाता है, एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों द्वारा। इसका जो अवार्ड होता है वो बाइंडिंग होता है, यानी कि तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, सेकंड, ये किसके द्वारा चूज किया जाता है? पार्टीज के द्वारा। एंड आर्बिट्रेटर कैसे एक्ट करता है? एज अ क्वासाई जुडिशियल बॉडी। और अवार्ड को कैसे ट्रीट किया जाता है? जैसे एक वो कोर्ट का डिसीजन हो। सिमिलरली एडजुडिकेशन के अंदर कौन होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो यूजुअली एक हाई कोर्ट जज के लेवल का होता है। इसका डिसीजन भी बाइंडिंग होता है। इसको बनाता कौन है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, एंड इसकी पावर कैसी होती है? एक सिविल कोर्ट की तरह पावर होती है, और इसका अवार्ड भी जो होता है वो इसी तरह से एक जुडिशियल अवार्ड होता है। ओके, तो ये हमारे सारे क्या थे? एक रेजोल्यूशन मेथड का एक समराइज टेबल था।
अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो इन्हीं तीनों में से किसी एक तरह से सॉल्व होगा। ओके। नेक्स्ट, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन चार्ट हमने ये ऊपर ऑलरेडी देखा, इसको यहाँ पे समराइज कर रखा है। डिस्प्यूट आता है तो वो कंसिलेशन ऑफिसर के पास जाएगा या बोर्ड के पास जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इन दोनों के अलावा वो एक आर्बिट्रेटर के पास भी जा सकता है। ठीक है, अगर आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दे दिया तो वो बाइंडिंग होगा, या कंसिलेशन ऑफिसर ने अवार्ड दे दिया तो भी बाइंडिंग होगा, एंड हम बोलेंगे सेटलमेंट हो गया। नहीं तो फेलियर रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास जाएगी, गवर्नमेंट क्या करेगी फिर, डिस्प्यूट के अकॉर्डिंग उसको पर्टिकुलर कोर्ट में भेज देगी। ओके, तो ये था हमारा पूरा एक्ट। आप एक बार इसको दोबारा से देखेंगे, आप पहली वीडियो के साथ इसको दोबारा से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी सारी बातें। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट विल कंक्लूड इट्स प्रोसीडिंग विद इन अ पीरियड ऑफ। हमने देखा था एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनती है अंडर सेक्शन 6, तो उनको कितने टाइम में अपनी प्रोसीडिंग कंप्लीट करनी होती है? इसका आंसर क्या होगा? सी, 6 मंथ्स। ठीक है। सेकेंड, पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मीन्स, यहाँ पे वही सेम कंटिन्यूस सर्विस की बात की गई है जो हमने ग्रेचुटी वाले एक्ट में भी पढ़ी थी। तो उसका आंसर क्या होगा? हमें पता है 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस के लिए कितने दिन कंपलसरी होने चाहिए? ऑल 365 डेज पॉसिबल ही नहीं है। 300 डेज ये भी पॉसिबल नहीं है। कंटिन्यूस सर्विस ऑफ एटलीस्ट 240 डेज या फिर 240 डेज। ठीक है, तो क्या होगा सी और डी में से? क्या एग्जैक्ट 240 डेज करना पड़ेगा? मतलब अगर 241 डेज करेगा तो वो क्या नहीं माना जाएगा? नहीं, इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, एटलीस्ट 240 डेज। नेक्स्ट, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन विल बी इक्विवेलेंट टू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने देखा था कंपनसेशन अगर मिलता है तो वो कितने दिन के एवरेज पे होता है? वो होता है 15 डेज का एवरेज पे। आंसर सी। ओके। फोर्थ, कंसिलेशन ऑफिसर जनरली कंक्लूड्स हिज प्रोसीडिंग विद इन। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इस तरह से एग्जाम में आ सकता है, और ऑप्शंस जो होंगे वो और कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? 10 डेज, 14 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ। तो गेस करने में आप 1 मंथ या 2 मंथ सोच सकते हैं, बट अगर आपने पढ़ा होगा आप तभी आंसर कर पाएंगे कि इसका आंसर होगा 14 डेज। ठीक है। नेक्स्ट, मैटर्स रिलेटेड टू द डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ वर्कमैन फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट्स एज स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगेन ये भी। लेबर कोर्ट के पास जो भी मैटर आ रहा है वो कौन से शेड्यूल से रिलेटेड होगा? तो हमें पता है इसका आंसर क्या होगा। लेबर कोर्ट के लिए सेकंड शेड्यूल है हमारे पास। ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के लिए कौन सा शेड्यूल होता है? सेकंड एंड थर्ड। ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस बाय एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन आर लिस्टेड एंड डिफाइंड इन विच शेड्यूल। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो ये था आज का हमारा पूरा एक्ट। आपको पहले का कोई भी वीडियो देखना है तो आप यहाँ से आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट ऑफ 1946। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है आपके लिए। छोटा सा एक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।